जिस कमरे का किराया बाकी कमरों से आधे से भी कम हो, उसे देखकर कोई भी इंसान शायद बिना ज्यादा सोचे वहां रहने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन यूनन को क्या पता था कि जिस कमरे को वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत समझकर ले रहा है, वही कमरा उसे एक ऐसे रहस्य के बीच ले जाने वाला है जहां एक के बाद एक लोग गायब हो रहे थे। सबसे अजीब बात ये थी कि इस बिल्डिंग में रहने वाला लगभग हर इंसान कुछ न कुछ छिपा रहा था। कोई बिना वजह उसे घूरता था, कोई आधी रात को चौथी मंजिल पे जाता था और कोई ऐसा भी था जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन उसके पास छिपा था सबसे बड़ा सच। यूनन को सबसे पहले शक तब होता है जब उसे पता चलता है कि उसके कमरे में रहने वाला पिछला लड़का अपनी जान दे चुका था। लेकिन अगर वह सिर्फ एक हादसा था तो फिर चौथी मंजिल पर जाने से सबको इतना डर क्यों लगता था? और आखिर इस बिल्डिंग में रात के समय ऐसी कौन सी आवाजें आती थी जिसे सुनकर यूनन की नींद तक उड़ जाती थी? तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक कहानी को। एंड मिस मत करना। कहानी की शुरुआत यूनन नाम के एक लड़के से होती है जो ट्रेन से सोल जा रहा होता है। उसके पास नई नौकरी है और वह चाहता है कि शहर में एक नई जिंदगी शुरू करे। सोल पहुंचते ही सबसे पहला काम होता है अपने लिए एक सस्ता कमरा ढूंढना। लेकिन जितने भी कमरे वह देखता है वह हर जगह का किराया उसकी पहुंच से बाहर होता है। घंटों भटकने के बाद आखिरकार उसे एक पुरानी सी बिल्डिंग मिलती है, ईडन स्टूडियो। यह जगह बाहर से ही काफी अजीब दिखाई देती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इसका बेहद कम किराया। वहाँ उसकी मुलाकात मकान मालिक एओम से होती है। एओम उसे बताती है कि एक ही फ्लोर पर कई छोटे छोटे कमरे हैं, जबकि किचन और बाथरूम सभी के लिए कॉमन है। इसके बाद यहाँ यूनन को एक खाली कमरा दिखाती है। कमरा बेहद छोटा और पुराना होता है। यूनन कुछ पल के लिए परेशान होता है, लेकिन उसके पास दूसरा विकल्प नहीं होता। तभी वह पूछता है कि बाकी जगहों के मुकाबले यहाँ किराया इतना कम क्यों है? एओम बिल्कुल सामान्य अंदाज में बताती है कि इस कमरे में पहले रहने वाला लड़का सुसाइड कर चुका है। उसके बाद कोई भी यहाँ रहने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए उसने किराया कम कर दिया। यह सुनते ही यूनन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर भी मजबूरी में वह कमरा ले लेता है, लेकिन उसे अभी अंदाजा भी नहीं होता कि असली डर उस कमरे में नहीं बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों में छिपा है। कमरे से बाहर निकलते समय उसकी टक्कर पड़ोसी आन से होती है। पहली ही मुलाकात में आन का गुस्सैल व्यवहार यूनन को असहज महसूस कराता है। इसके बाद उसकी मुलाकात हंग से होती है। हंग की डरावनी नजरें और अजीब व्यवहार यूनन को और परेशान कर देता है। फिर वो जोंग नाम के पड़ोसी से मिलता है जो बिना किसी वजह के लगातार हंसता रहता है और मानसिक रूप से काफी अस्थिर दिखाई देता है। या यूनन को यकीन होने लगता है कि इस बिल्डिंग के लोग बिल्कुल सामान्य नहीं है। वह अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देता है और घर पर फोन करके बताता है कि वह सुरक्षित पहुंच गया है। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दरवाजा खोलने पर सामने आन खड़ा होता है। वह यूनन पे चिल्लाता है कि वह बहुत शोर कर रहा है और अगर किसी से बात करनी है तो बाहर जाकर करे। आन की डांट सुनकर तुरंत यूनन माफी मांग लेता है, लेकिन अब उसे एहसास होने लगता है कि इस बिल्डिंग में रहना आसान नहीं होने वाला। इसके बाद वह छत पर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड यूनन को फोन करके सोल पहुंचने के बाद सारी बातें बताता है। वह उसे अपने कमरे और पड़ोसियों के बारे में भी बताता है। उधर जोग सड़क पर घूम रहा होता है, तभी उसे एक बिल्ली दिखाई देती है और वह उसे उठाकर ईडन स्टूडियो ले आता है। वहाँ उसकी मुलाकात हंग से होती है और दोनों चौथी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद यूनन अपने कमरे में वापस आता है। तभी अचानक उसे ऊपर से जोर जोर की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सामान तोड़ रहा हो। यूनन उत्सुकता से चौथी मंजिल की तरफ जाने लगता है, लेकिन सीढ़ियों पर ही उसकी मुलाकात जोंग से हो जाती है। जोंग उसे रोककर सिर्फ इतना कहता है, चौथी मंजिल पर जाना मना है। यूनन उसके अजीब व्यवहार को देखकर फिर से सवालों से घिर जाता है। आखिर उस बंद पड़ी मंजिल पर ऐसा क्या था जिसे बाकी सभी लोग
उससे छिपाना चाहते थे। इसी दौरान उसकी तरफ पुलिस ऑफिसर जंगवा एक मरी हुई बिल्ली के मामले की जांच कर रही होती है। यह पहली बार नहीं था, उस इलाके में पहले भी कई बिल्लियां मारी जा चुकी थी। जंगवा को शक होता है कि शायद कोई ऐसा अपराधी है जो पहले जानवरों को निशाना बनाता है और आगे चलकर इंसानों तक पहुंच सकता है, लेकिन उसे ठोस सुराग नहीं मिलता। रात में यूनन अपने ऑफिस के दोस्त के साथ डिनर करता है और उसे अपने पड़ोसियों के बारे में बताता है। दोस्त उसके बातें सुनकर हंस देते हैं और कहते हैं कि शायद नई जगह की वजह से वह बेवजह ज्यादा सोच रहा है, लेकिन यूनन को खुद महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। जब वह वापस ईडन स्टूडियो आता है तो हंग उससे पूछता है कि क्या वह वहां आराम से रह पा रहा है। यूनन उसकी बात को नजरअंदाज करके किचन में चला जाता है। वहां आन भी खाना खाने के लिए आया हुआ होता है और यूनन को वहां रखे अंडों को इस्तेमाल न करने की चेतावनी देता है, लेकिन यूनन उसकी बात नहीं मानता। जैसे ही वह अंडा तोड़ता है उसके अंदर से खून जैसा लाल पदार्थ निकलता है। यूनन घबरा जाता है। वह पूछता है कि अंडे आखिर लाया कौन है। आन बताता है कि उन्हें इयोम लाती है। फिर वह यूनन को एक अजीब सलाह देता है, जितना हो सके यहाँ के लोगों से दूर रहो और जल्द से जल्द दूसरी जगह चले जाओ। यूनन उससे वजह पूछता है, लेकिन आन कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। उसी रात अचानक बाहर हंगामा होने लगता है। यूनन दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो देखता है कि आन जोंग के साथ मारपीट कर रहा है। आन का आरोप है कि जोंग बिना पूछे उसके कमरे में घुस गया था। तभी जोंग का जुड़वा भाई सु वहां पहुंचता है और कहता है कि कमरे में जोंग नहीं बल्कि वही गया था। यूनन को यह बात और भी अजीब लगती है। अगली सुबह योम यूनन से आन के व्यवहार के लिए माफी मांगती है। वह बताती है कि आन अब ईडन स्टूडियो छोड़ देगा। यूनन ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन इसी दौरान आन को चौथी मंजिल पर पहुंचता है और वहां उसे जो दिखाई देता उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां एक अनजान आदमी की लाश पड़ी होती है। आन कुछ समझ पाता उससे पहले पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। वह बेहोश होकर गिर जाता है। उधर जंगवा को सीसीटीवी फुटेज में जोंग एक काला बैग लेकर न जाता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर बैग वही याद आता है और मरी हुई बिल्लियां जो मिली हुई थी। जंगवा जोंग को पकड़कर पूछताछ करती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि जोंग मानसिक रूप से अस्थिर है, मतलब बेकार हो गया है। वह पूछती है कि बिल्लियों को किसने मारा, तो जोंग हंसते हुए कहता है कि उसने सिर्फ एक बिल्ली मारी थी। इस जवाब से जंगवा समझ जाती है कि असली अपराधी कोई और है। उसी समय उसकी नजर एक विदेशी इंसान की मिसिंग रिपोर्ट पर पड़ती है और सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। वह आदमी भी ईडन स्टूडियो में ही रहता था। वह जंगवा का शक इस बिल्डिंग पर और गहरा कर देता है। तुम्हें याद होगा ना, वो जो अभी रिकैप में इंसान मरा हुआ दिखा था वही था। और दूसरी तरफ आन अभी भी मुसीबतों में फंसा हुआ था। वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर पुलिस को फोन करता है, लेकिन उसकी कॉल बीच में ही कट जाती है। वह भागने की कोशिश करता है, मगर हम उसे दोबारा पकड़ लेता है। इधर यूनन को अपने कमरे में पिछले किराएदार की डायरी मिलती है। डायरी में लिखा होता है कि इस बिल्डिंग के लोग उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में घुसते थे और उसकी चीजों को देखते थे। यूनन यह पढ़कर बहुत परेशान हो जाता है। उसे अब लगने लगता है कि उसके साथ भी वही हो रहा है। तभी एक पुलिस डिटेक्टिव ईडन स्टूडियो पहुंचती है। पहुंचता है। वह आन के बारे में पूछता है, लेकिन इयोम बिल्कुल आराम से झूठ बोल देती है कि आन सुबह से गायब है। डिटेक्टिव वापस जाने लगता है, लेकिन बिल्डिंग से निकलने से पहले ही उस पर हमला हो जाता है। और तभी कहानी में पहली बार डेंटिस्ट मुंजो की असली खतरनाक छवि सामने आती है। मुंजो उस हमलावर को ही खत्म कर देता है। वह साफ कहता है कि उसने अपनी मर्जी से फैसला लेना शुरू कर दिया था, इसलिए उसका बचना जरूरी नहीं था। इसके बाद मुंजो की मुलाकात यूनन से होती है। वह खुद को एक सामान्य डेंटिस्ट की तरह पेश करता है। अब उसे पता चलता है कि यूनन क्राइम स्टोरी लिखता है। वो उसकी कहानी में काफी दिलचस्पी दिखाता है। यूनन उसे अपने नए क्राइम नॉवल के बारे में बताता है। मुंजो कुछ ऐसे सुझाव देता है जिससे कहानी और ज्यादा रियलिस्टिक दिखने लगी। यूनन उसकी बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि
जिस इंसान से वह सीरियल किलर की कहानी डिस्कस कर रहा है वह खुद एक बेहद खतरनाक राज छुपाए बैठा है। उधर मुंजो और उसकी साथी अपने किए गए अपराधों के सबूत मिटाने में लगे रहते हैं। अगले दिन यूनन अपने कमरे की हर चीज की तस्वीर खींच लेता है ताकि उसे पता चल सके कि उसकी एब्सेंस में कोई अंदर आता है या फिर नहीं। इसी बीच लापता फॉरेन इंसान की भी पत्नी जंगवा मिलने पहुंचती है। वहां वह बताती है कि उसका हस्बैंड इसी बिल्डिंग में रहता था और अक्सर अपने पड़ोसियों की अजीब व्यवहार की शिकायत बताता रहता था। जब जंगवा का शक मजबूत हो जाता है और वह जोंग और सू के परिवार के बारे में पता लगाती है। उनके चाचा बताते हैं कि बचपन में दोनों भाइयों के जो पेरेंट्स थे मतलब माता पिता वो मर चुके थे और दोनों को एक अनाथालय भेजा जा चुका था। जंगवा को उनकी पुरानी वीडियो दिखाई देती है। वीडियो में अनाथालय की देखभाल करने वाली जो महिला देखकर वो चौंक जाती है। वह कोई और नहीं योम होती है जो कि अभी यहाँ पर रेंट पे रूम दे रही है। अब जंगवा समझ जाती है कि इन लोगों का रिश्ता आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। उधर यूनन एक दिन बिल्डिंग के बाहर जुड़वा भाइयों को एक बड़ा बैग घसीटते हुए देखता है। मुंजो भी वहां आ जाता है। यूनन शक के कारण बैग खोल देता है और उसके अंदर कई मरी हुई बिल्लियां दिखाई देती हैं और उसे देखकर वह डर जाता है। मुंजो तुरंत उसे समझाता है कि शायद बिल्लियों ने जहर खा लिया होगा, लेकिन यूनन को अब किसी पर भी भरोसा नहीं होता। इसके बाद मुंजो उसे मांस खाने के लिए देता है। यूनन उसका स्वाद लेते ही रुक जाता है। उसे उसका टेस्ट बहुत ही गंदा लगता है। उधर जंगवा जुड़वा भाइयों की कार का पीछा करती है। उसे सू की कलाई पर वही घड़ी दिखाई देती है जो लापता विदेशी की तस्वीर में थी। फिर उसे कार की डिग्गी में अजीब तरीके की स्मेल आती है, लेकिन ठोस प्रूफ ना होने की वजह से उसे उन्हें छोड़ना पड़ता है। अगले दिन जंगवा यूनन से बात करती है। यूनन उसे बताता है कि चौथी मंजिल से लगभग हर रात अजीब आवाजें आती है। वह यह भी बताता है कि ये आन अचानक गायब हो गया है और एक पुलिस डिटेक्टिव भी उसकी तलाश में आया था। दूर खड़ी इयोम बातचीत सुन लेती है। अब उसे डर लगने लगता है कि यूनन कहीं पुलिस को सब कुछ ना बता दे। इसी दौरान जंगवा मुंजो की क्लिनिक पहुंचती है। बातों बातों में वह उसे बताती है कि वह ईडन स्टूडियो में रहने वाले कई लोगों के गायब होने की जांच कर रही है। मुंजो के चेहरे पर कोई डर नहीं आता, लेकिन उसके दिमाग में अब जंगवा एक खतरा बन चुकी होती है और वो उसे मारने के लिए तैयारी करता है, लेकिन उसका कॉल आने की वजह से वो वहां से चली जाती है। उधर यूनन को दोबारा कॉफी देती है और यूनन बिना शक किए कॉफी पी लेता है। कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगते हैं, उसकी आंखें बंद होने लगती है और तभी पता चलता है कि मुंजो और उसकी साथी की उसकी हालत पर जो है नजर रखे हुए। लेकिन अचानक यूनन की बैग गिरकर उसके सिर से टकराती है और उसकी आंख खुल जाती है। मुंजो तुरंत अपने साथी को रोक देता है। यूनन को महसूस होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई उसके कमरे में आया था। योम से सीसीटीवी फुटेज वो देखने के लिए प्रेशर बनाता है, लेकिन फुटेज में हंग उसके कमरे के आसपास दिखाई देता है, लेकिन रिकॉर्डिंग ठीक उसी जगह पे बंद हो जाती है जहां से असली सच सामने आ सकता था। गुस्से में यूनन हंग से भड़क जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि आसपास खड़े सभी लोग उसे चुपचाप घूर रहे हैं। वह डरकर अपने कमरे में वापस चला जाता है। कुछ देर बाद मुंजो उसके दरवाजे पर आता है और उसे छत पर बुलाता है। वहाँ यूनन चौथी मंजिल से आने वाले आवाजों का जिक्र करता है। मुंजो कहता है कि शायद पुरानी बिल्डिंग्स में रहने वाली बिल्लियों की आवाज होगी, लेकिन फिर वह यूनन से बहुत ही बेहद अजीब सवाल पूछता है, क्या तुम्हारे मन में कभी हंग को मारने का ख्याल आया है? यूनन उसकी तरफ देखता रह जाता है। मुंजो मुस्कुराकर कहता है कि कुछ लोग सच में मरने लायक होते हैं। यूनन को पहली बार महसूस होता है कि शायद मुंजो भी बाकी लोगों जैसा ही खतरनाक है, लेकिन कहानी अभी और अंधेरी होने वाली थी।
यूनन को घर से पता चलता है कि उसके भाई की हालत खराब है और इलाज के लिए उसे पैसे की जरूरत है। वह अपनी सारी बचत घर भेज देता है। अब उसके पास नया कमरा लेने के लिए पैसे भी नहीं बचते। वह मजबूरी में ईडन स्टूडियो में ही रहने लगता है। इसी बीच वह पिछले किराएदार की डायरी जंगवा को दे देता है और उसे बताता है कि चौथी मंजिल पर कुछ ऐसा है जिसे वहां रहने वाले लोग छिपा रहे हैं। जंगवा उस मंजिल की जांच करने का फैसला करती है। वह चोरी छिपे चौथी मंजिल पर पहुंचती है, लेकिन उसे वहां कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। उधर ईडन स्टूडियो में एक महिला को जबरदस्ती रोक कर रखा गया होता है। वह मौका पाकर भागने में सफल हो जाती है, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात मुंजो से हो जाती है। वह उससे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मुंजो सिर्फ मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि ईडन स्टूडियो से कोई भी आसानी से जिंदा बचकर बाहर नहीं निकल सकता, और उसे फिर से अंदर पकड़ कर ले जाता है। उधर यूनन अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ शराब पीता है। वह तनाव से अपना आपा खो देता है और दोस्तों से झगड़े करने लगता है। उसके दोस्त उसे टैक्सी में बैठाकर घर भेजना चाहते हैं, लेकिन ड्राइवर उसकी हालत देखकर उसे सीधे पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ यूनन की मुलाकात जंगवा से होती है। वह बताता है कि उससे अपने अपार्टमेंट में वापस जाने से डर लगता है। तभी उसे जी यूनन का मैसेज मिलता है। वह लिखती है कि वह ईडन स्टूडियो के बाहर पहुंच चुकी है। यूनन घबरा जाता है। वह तुरंत जंगवा के साथ बिल्डिंग की तरफ निकलता है, लेकिन तब तक मुंजो जी यूनन से मिल चुका होता है। वह खुद यूनन का दोस्त बताकर उसे अंदर बुला लेता है। यूनन और जंगवा समय पर पहुंच जाते हैं और जी यूनन को सुरक्षित बाहर ले आते हैं, लेकिन जी यूनन अब यूनन की बातों से परेशान हो जाती है। जी उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है यहाँ पे। उसे लगता है कि शायद यूनन हर चीज को खतरा समझ रहा है। यूनन खुद भी अब अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। बेचारा कितनी परेशानी से झेल रहा है, क्योंकि अगली ही सुबह उसे बताया जाता है कि पिछली रात वह खुद अपने पड़ोसियों से लड़ रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं था। अब वह सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसमें वही लोगों से झगड़ा कर रहा होता है। अब उसके मन में पहली बार एक खतरनाक सवाल पैदा होता है, क्या सच में मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है? उधर जंगवा इयोम के अतीत की जांच करती है। उसे पता चलता है कि इयोम के दोनों पति रहस्यमय परिस्थिति में मर चुके थे। दोनों मौतों के बाद उसे इंश्योरेंस का बड़ा पैसा मिलता है। फिर उसने अनाथालय खोला, लेकिन वहां भी आग लग गई और उसे दोबारा बड़ी रकम मिलती है। उसी पैसे से उसे ईडन स्टूडियो खरीदा। अब जंगवा को यकीन होने लगता है कि इस बिल्डिंग के पीछे एक बहुत पुराना राज है। उधर यूनन नया कमरा ढूंढता है, लेकिन वहाँ भी पिछले किराएदार की मौत की कहानी सुनकर वह डर जाता है। वह वापस ईडन स्टूडियो आता है। रात में वह अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू खरीद कर रखता है। उसी समय नया पड़ोसी कंग उससे चार्जर मांगने आता है। कंग बाकी लोगों से अलग और हैप्पी फील करने वाला बंदा था और सामान दिखाई देता था। यूनन उसे चेतावनी देता है कि चौथी मंजिल से दूर रहो, और लेकिन उसी रात फिर ऊपर से आवाजें आने लगती है। इस बार यूनन फैसला करता है कि आगे कुछ भी हो वह चौथी मंजिल का सच जरूर पता लगाएगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। ऊपर मौजूद लोग उसके कदमों की आवाज सुन लेते हैं और सू हथियार लेकर नीचे आने वाला होता है, लेकिन तभी मुंजो से रोक देता है और जो होता है उससे देखकर जोंग भी कांप उठता है, क्योंकि मुंजो अपने ही साथी को रास्ते से हटा देता है। जोंग अपने भाई को देखकर टूट जाता है, लेकिन मुंजो उससे पूछता है, क्या तुम्हें अपने भाई की मौत का दुख है? तो जोंग डर के मारे कह देता है, वो भी मुस्कुरा कर, कि नहीं। अब जंगवा को मुंजो पर शक और गहरा हो जाता है। वह उसके डेंटल क्लिनिक पहुंचती है और अनाथालय के बारे में सवाल करती है, तो खुद स्वीकार करता है कि वह बचपन में उसी अनाथालय में रहता था। एओम ने उसकी परवरिश की थी। वह उसे अपनी माँ की तरह मानता है।
जंगवा उसकी बात सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि मुंजो इतनी आसानी से वह जानकारी दे रहा था जो उसके खिलाफ जा सकती थी, लेकिन शायद उसे जंगवा से बिल्कुल डर नहीं था। उधर यूनन को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि मुंजो उससे सामान्य तरीके से दोस्ती नहीं कर रहा। वह लगातार उसके गुस्से, उसकी परेशानी और उसकी कमजोरी को समझने की कोशिश कर रहा था। और सबसे खतरनाक बात, हर बार जब यूनन अपना आपा खोता था, मुंजो उसे रोकने के बजाय जैसे उसे और ज्यादा एप्रिशिएट करता था। एक दिन यूनन ऑफिस में अपना आपा खो देता है। फिर एक गेम सेंटर में कुछ लड़कों से उसका झगड़ा हो जाता है। वे लड़के बाद में रास्ते में उसे घेर लेते, लेकिन इस बार यूनन खुद को नहीं रोक पाता। वह उन्हें बुरी तरह पीट देता है और तभी मुंजो वहां पहुंचता है। वह यूनन को देखकर सिर्फ एक सवाल पूछता है, अब कैसा महसूस हो रहा है? यूनन के पास कोई जवाब नहीं होता। कुछ देर बाद वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, वह खुद को मुंजो के क्लिनिक में बंधा हुआ पाता है और पहली बार मुंजो अपना असली इरादा उसके सामने रखने वाला होता है। वह यूनन को मारना नहीं चाहता था, वह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक कुछ करना चाहता था। वह यूनन को अपनी जैसा बनाना चाहता था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि क्या सच में यूनन भी मुंजो की तरह बन पाता है या फिर नहीं। क्या वो वहां से बच के बाहर निकल पाता है इन खौफनाक लोगों से, या फिर वहीं फंस के रह जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए।